10 की दहाड़ मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सहारनपुर मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम योगी रहेंगे आज। सहारनपुर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद सीएम अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। मुजफ्फरनगर की बात करें आप तो शिव गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम। मंदिर में साधु संतों की जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए आज पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सीएम योगी के दौरे। सहारनपुर की बात करें तो शाकंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मुजफ्फरनगर के शिव गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे सीएम। मंदिर में साधु संतों की जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। तो देखिए मिशन पश्चिमी यूपी के तहत 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोनों ही जगहों से बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी और यहां मंच से क्या कहेंगे, क्योंकि मंदिर में साधु संतों को जनसभा है उनकी, जिसमें वो संबोधित भी करेंगे। समझना होगा सीएम योगी का मिशन पश्चिम क्यों अहम है। देखिए भाजपा के लिए पश्चिम यूपी सबसे अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ये अहम माना जा रहा है। मेरठ भाजपा और संघ का बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके अलावा भाजपा का मेरठ पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीएम योगी मेरठ से 2024 का संदेश भी देंगे और इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि जाट मतदाताओं पर बीजेपी का फोकस है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर भी नजर है। सपा रालोद के समीकरण को तोड़ने पर जोर है और 2019 में अगर आप देखें तो पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जीत होती है। 14 सीटों में बीजेपी सिर्फ 8 सीटें जीतती है। सहारनपुर सीट जीतने पर बीजेपी का फोकस है। सहारनपुर नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना है, यह भी उत्साह की बात है। लेकिन सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंच करके वहां के लोगों के बीच, मुद्दों के बीच पहुंच करके बड़ा संदेश देते हैं और इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी जहां 14 में 8 सीटें मिलती हैं लोकसभा की पिछली बार, तो यहां पर बार बार किया जाएगा सियासी, ताकि इसे तोड़ा जा सके, 8 से आगे बढ़ा जा सके। 14 सीटों पर नजर रहने वाली है। मेरठ को केंद्र बिंदु बना करके देखा जा रहा है और इस बार सहारनपुर का भी जिक्र करें तो नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना हुआ है। तो इससे भी कुल मिलाकर के देखिए तो पश्चिमी यूपी में मेरठ से लगाए सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, इन तमाम जगहों पर सीएम का आगमन एक संदेश देता है। खासकर पश्चिमी यूपी में अगर विपक्षी दलों की बात करें तो रालोद और सपा एक साथ दम भरते हैं। ऐसे में सीएम योगी की आज मौजूदगी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज से खबर मिल रही है। अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता पर आज सुनवाई की खबर है। सदस्यता रद्द होने के मामले में ही आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और गैंगस्टर के जिस मामले में अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई है, उसके मुख्य मामले से पहले ही बरी होने का दावा लेकर के वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अफजाल अंसारी का दावा है कि 4 साल पहले ही इस मामले में उनको बरी कर दिया गया था। इसी दावे के साथ आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। कल सुनवाई होने वाली थी लेकिन वो टल जाती है, आज की डेट मिल जाती है। अफजाल अंसारी की सदस्यता, इसी मामले को लेकर के संसद सदस्यता खत्म होती है, लेकिन आज की तारीख बेहद अहम है। कल ये सुनवाई होनी थी लेकिन आज चली है। देखना होगा कि हाई कोर्ट तमाम दलीलों और साक्ष्य के आधार पर किस तरीके से चीजों को सुनती है। फिलहाल इस सुनवाई पर अफजाल अंसारी की सदस्यता काफी निर्भर करती है। यही वो मामला है जिसमें 4 साल पहले बरी होने का वो दावा करके हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि 4 साल की सजा सुनाई जाती है, संसद सदस्यता खत्म होती है। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता, लोकसभा सदस्यता को लेकर के आज का दिन अहम माना जा रहा है। 4 साल की सजा को चुनौती देने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कल की तारीख थी लेकिन पोस्टपोन होकर आज की तारीख मिली है। तो अफजाल अंसारी पर आज हाई कोर्ट में क्या होने वाला है समझिए। देखिए पॉइंटर्स ये हैं कि अफजाल ने सजा के फैसले को चुनौती दी है और इसके लिए कई आधार बनाए हैं। अफजाल की याचिका में कृष्णानंद राय मर्डर केस में बरी होने की दलील दी गई है और भी दलीलें हैं। याचिका में दलील है कि जिस केस में सजा, उस केस में 4 साल पहले वो बरी हो चुके हैं। अगली दलील कि जिस मुकदमे को आधार बनाकर के गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, उस केस में वो बरी हैं।
अगली दलील कि मूल मुकदमे में बरी होने के बाद गैंगस्टर मामले में वो दोषी कैसे ठीक है, ये ठहराना ठीक नहीं है। फिर वो दलील देते हैं कि राजनीतिक रंजिश की वजह से गैंगस्टर के झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जा रहा है। अगली दलील ये है कि सत्र न्यायालय ने कृष्णानंद राय मर्डर केस में उनको जब दोष मुक्त कर दिया था, फिर से सजा कैसी और ये सदस्यता गई कैसे। अगली दलील ये है कि 2007 के बाद एक भी आपराधिक मामला उन पर दर्ज नहीं हुआ है बरी होने के बाद, और याचिका में केस का निपटारा होने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी अपील की है उन्होंने। और मामला ये तब सामने आता है जब अफजाल ने 29 अप्रैल को मिली सजा रद्द किए जाने के लिए अपील की थी। तो जिस सजा की वजह से लोकसभा की सदस्यता जाती है, उसी सजा को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट आए अफजाल अंसारी। और उधर फर्जी एम्बुलेंस मामले में बांदा जेल में बंद गैंगस्टर डॉन मुख्तार अंसारी की पेशी की गई। बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जज को बताया कि बांदा जेल में छापा मारने के बहाने डीएम और एसपी और बाकी अधिकारी उसके मुकदमे से संबंधित सारे कागजात फाइल भी लेकर के चले गए हैं, जिसमें उसके पहले से संबंधित फाइलें भी थी। मुख्तार ने बताया कि मुकदमे में उसे अपने बचाव करने से भी रोका जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने वकील से कहा कि इस शिकायत के संबंध में एक प्रार्थना पत्र तैयार कर अगली सुनवाई में कोर्ट को दे दें। बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 29 मई को होनी है, जबकि 26 मई को एम्बुलेंस केस में आरोपों पर बहस होगी। तो देखिए, बड़े आरोप लगाए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई और मुख्तार का यह आरोप है कि बांदा जेल में छापेमारी के साथ तमाम जरूरी कागजात को लेकर के पुलिस और अधिकारी जेल से गए। लखनऊ जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का बड़ा अभियान। आज यूपी कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर के कार्यक्रम करेगी। लखनऊ में यूपी कांग्रेस सबसे बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जाति जनगणना को लेकर के कांग्रेस हवा देगी। लखनऊ से बड़ी खबर, आज यूपी कांग्रेस जातिगत जनगणना इस मुद्दे पर बड़ी बैठक करने वाली है। लखनऊ में यूपी कांग्रेस की यह बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। बड़ा सम्मेलन है, तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। जातिगत जनगणना को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जनता के बीच जाने से पहले कार्यकर्ताओं को एजुकेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। इसी को लेकर के लखनऊ में बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। यूपी कांग्रेस खेमे से जातिगत जनगणना को लेकर के बड़े कार्यक्रम की खबर है। कार्यकर्ताओं को सबसे पहले एजुकेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेराव करना है, कैसे एक पिच है जो पहले से बनी बनाई है वहां पर तैयारी करनी है, और जहां पर सुगबुगाहट है वहां पर ग्राउंड तैयार करना है। तो कांग्रेस की ओर से भी यूपी में सुगबुगाहट तेज है। बड़ा कार्यक्रम जिसमें तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मोटे तौर पर समझ ये आ रहा है कि पदाधिकारियों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के जनता के बीच जाना है, इसे मुद्दा बनाना है। और अगर ये पुराना मुद्दा, ये सभी जानते हैं, जातिगत जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी हो, सुभासपा हो, ये सभी घेरेबंदी करते आए हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के अभी से मंथन शुरू है। सूत्र बताते हैं कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 5 सीटों पर मंत्रियों को उतारा जा सकता है। बीजेपी की ओर से ये सूत्र बताते हैं भाजपा का कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 5 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। भाजपा उम्मीदवारों के लिए नौकरशाहों पर भी खूब चर्चा है। प्रदेश और केंद्र से जुड़े मंत्रियों को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। गुटबाजी वाली सीट पर सर्वमान्य नेता को उतारने की रणनीति हो सकती है, और इन सभी सीटों पर बड़ी अंतर से जीत के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी बताई जा रही है। और तैयारी का सबसे पहला आधार होता है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। और सूत्र बताते हैं कि कई तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या जानकारी आपके पास है रतीश, जो पर्दे के पीछे से छन छन के आ रही है बुंदेलखंड को लेकर के, या फिर अवध का वो क्षेत्र जो कानपुर है इससे जुड़ी सीटों को लेकर। देखिए,
कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात की जाए तो संसदीय सीटें 10 हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं और एक आंशिक यानी मिश्रित की सीट भी लगती है। तो इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं। मंथन इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में सर्वस्व झोंक देना है। मिशन 80 का जो एजेंडा है उसे किस तरह से पूरा करना है। कानपुर और अकबरपुर रनिया की जो सीट है उस पर हलचल हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को कितनी मची हुई है, यानी गुटबाजी कितनी है भारतीय जनता पार्टी में। सत्यदेव पचौरी का एक गुट है, एक गुट सतीश महाना का है जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। कानपुर की सीट को लेकर के इनमें आपस में रार चल रही है। अकबरपुर रनिया की सीट के जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह बोले उनकी दिक्कत चल रही है। तो ऐसी 5 सीटें हैं इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में संसदीय सीटें। कानपुर हो गई, अकबरपुर रनिया हो गई, मिश्रिक हो गई, फतेहपुर हो गई, कन्नौज हो गई। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं वो मशक्कत कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि या तो कोई पूर्व मंत्री को उतारा जा सकता है, यहाँ से जो प्रत्याशी बनाया जा सकता है, पूर्व जो नौकरशाह हैं उन पर भी बड़ा मंथन चल रहा है कि किसी नौकरशाह को ला करके यहाँ पर उतारा जा सकता है। गुटबाजी से बचना चाहता है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, क्योंकि गुटबाजी जिस तरह से है उससे नुकसान हो सकता है। ऐसे में गुटबाजी से बचने के लिए किसी सर्वमान्य नेता को यहाँ पर ला करके और प्रत्याशी बनाया जा सकता है और अपने एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। इन 5 सीटों पर काफ़ी गंभीरता से मंथन चल रहा है क्योंकि जो सर्वे है और जो रिपोर्ट जा रही हैं आला कमान तक वो ठीक नहीं जा रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भीतरघात की आशंका है और इसीलिए अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है और गहन मंथन शुरू किया है कि इन 5 सीटों पर किन किन चयनों को, प्रोबेबल जो फेस है वो कौन कौन से हो सकते हैं। कोई नौकरशाह हो सकता है, कोई सर्वमान्य नेता हो सकता है गुटबाजी से परे जिसको सब दोनों गुट माने, और इसके अलावा कोई पूर्व मंत्री हो सकता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो सकता है या वर्तमान में मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में जो मंत्री हो सकते हैं उनको लाया जा सकता है। तो तमाम मंथनों का दौर शुरू हो चुका है और बहुत गंभीरता से मंथन हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया है और एक प्लान बनाया है और एक भी सीट डिस्टर्ब होती है तो उस एजेंडे को, उस दावे को वो दावा कोरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं वो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सभी एस्पेक्ट्स पर, सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जिन सीटों पर गुटबाजी हावी होती हुई दिख रही है और जिससे पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है उस सीट पर किसी सर्वमान्य नेता को लाया जा सकता है। कोई बाहर से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि स्थानीय नेताओं को उतारा जा सकता है। कोई पूर्व मंत्री हो सकता है, उसे यहाँ पर ला करके उतार सकते हैं इन 5 सीटों में। तो बहुत विचार चल रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे जा रहे हैं और हाँ, इसमें जातिगत समीकरणों को जरूर देखा जाएगा, यानी जातिगत समीकरण में जो कैंडिडेट फिट बैठता है उसी को लाया जाएगा। फेस हो सकता है, बाहर से जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल, तो यानी गुट निरपेक्षता को सिद्ध करने के लिए भले ही जरूरत पड़े किसी पैराशूट कैंडिडेट को लाया जाए, लेकिन सर्वमत के साथ बिना गुटबाजी के ही कैंडिडेट उतारा जाए, ये फिलहाल पता चल रहा है। हालांकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। देखते हैं कि वक्त रहते और क्या क्या खबरें आती हैं। रतीश नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखीमपुर से आई बड़ी खबर की। रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल बताया जा रहा है। कुंभी इलाके में गन्ना पर्यवेक्षक पर वसूली का आरोप लगा है। किसान के गन्ने की फसल को कागज में चढ़ाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप है। आरोप यह है कि गन्ना पर्यवेक्षक किसानों पर दबाव बना रहा है और पैसे लेता है, इसीलिए किसानों ने वसूली का ये वीडियो बना लिया है, सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। अब धड़ल्ले से इसे लोग शेयर कर रहे हैं। अब लखीमपुर खीरी के कृषि विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गन्ना आयुक्त लखनऊ ने इस मामले को संज्ञान लिया है। तत्काल प्रभाव से गन्ना पर्यवेक्षक राम कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ये वीडियो 1 महीना पुराना है। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं वंदे भारत ट्रेन की। ये देखिए, इस ट्रेन पर सवार हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम आला कमान के बीच ये बड़ी तस्वीर आ गई। देखिए, रेल मंत्री भी मौजूद हैं। ये बड़ी तस्वीर उत्तराखंड के लिहाज से। तो देखिए, वंदे भारत का ट्रायल होने के बाद आज इनॉग्रेशन की तस्वीर वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री की मौजूदगी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये जो ट्रेन के लिए तमाम तैयारियां हैं इनॉग्रेशन के लिए पूरी हो चुकी हैं। बस वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले जायजा लेते हैं ट्रेन के भीतर कैसी लग्जरी है, किस तरीके से इसे सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है उत्तराखंड के लिए, लोगों के लिए, जहां दिल्ली का सफर, अब दिल्ली दूर नहीं। क्या बात है, क्या बात है, कहां से आया? ये बच्चों को बिठाया गया है ट्रेन की बोगियों में।
स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और ये बच्चे साक्षी होंगे वंदे भारत ट्रेन के पहले सफर पर निकलेंगे। क्या क्विज में क्या आपका क्या नाम है? सुनीति चौहान। हम क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेशन के बारे में ट्रेन का सिंबल आपका क्या नाम है? क्या लगता है इस ट्रेन में बैठ के? वर्ल्ड क्लास ट्रेन का क्या मीनिंग है? वर्ल्ड क्लास ट्रेन का क्या मीनिंग है? काफी कंफर्टेबल है और लाइट्स भी काफी अच्छी है, वेल वेंटिलेटेड है, ओवरऑल बहुत अच्छी है। एयर कंडीशनिंग ठीक है, सीट्स अच्छी है और एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। सर हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही है रीजनेबल प्राइस पे और सारी हमें पूरा डेकोरम अच्छा हो रखा है, सब कुछ फैसिलिटीज जो मॉडर्न है वर्ल्ड में सब कुछ। वीडियो पे आपने दूसरी ड्रेस भी देखी होगी, उसके कंपैरिजन में कैसे है? क्लास है? वेरी एक्सीलेंट। हेलो, कैसे बेटा? नमस्ते, आप टीचर्स हैं? कौन से स्कूल से? आप कौन से स्कूल से बच्चे? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका कौन सी क्लासेस में हो? कैसा लग रहा है ट्रेन? अच्छा लग रहा है। आप लोग का टीचर अच्छा हो रहा है? क्या नाम आपका? क्या लगता है आपको? ऐसे खूब सारी टेस्ट चलानी चाहिए जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। क्या उम्र है? आप 2047 में एक डिसीजन मेकर वाली भूमिका में होंगे और देश को डेवलप बनाना चाहोगे, ऐसा देखना चाहोगे, कैसे बनेगा? सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या नाम आपका? कैसा लग रहा है? आपका फ्यूचर डेवलप्ड कंट्रीज का उसके कंपैरिजन में ट्रेन जैसा ट्रेन देखते हो उससे बेटर है। एक्सेलरेशन, राइडिंग, हर पॉइंट पे बेटर है। राइट, जैसे आप नेवी से क्या लगना आपको और क्या सवाल करना तो देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किस तरीके से ये बच्चों के साथ पूछताछ करते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को कितना कुछ पता है इस ट्रेन के बारे में और उनका अनुभव कैसा है। साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हैं। ये बच्चे वो साक्षी हैं जो पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से चल करके दिल्ली आनंद विहार आ रही है, उसमें सफ़र करने का मौका मिला है और उनसे खुद केंद्रीय रेल मंत्री ये जानना चाह रहे हैं कि उनको कितना पता है वर्ल्ड क्लास ट्रेन क्या होती है, फैसिलिटीज़ क्या कहते हैं, ट्रेन कितने तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी, इस बारे में क्या बच्चों को पता है, क्या जानकारी है। ज़्यादातर बच्चे ये जानकारी देते नज़र आए और ऐसे ही इस सफ़र को यादगार बनाया जाएगा और यादगार रहेगा इन बच्चों के लिए, क्योंकि खुद सीएम धामी केंद्रीय रेल मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, इस ट्रेन में तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। आपको पता है ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सीएम योगी जब वर्चुअली से हरी झंडी दिखा देंगे रवाना हो जाएगी।
रफ्तार के लिए जानी जाती है। मेरठ स्टॉप होगा, ये भी खबर है। शेड्यूल तैयार है, रूट। और ये देखिए बाहर से, ट्रेन के बाहर किस तरीके से भव्य रंगारंग कार्यक्रम है और धुन सुनाई दे रही है पहाड़ों की, लोक गीत की। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का, मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके का एम्बियंस है, जिस तरीके का माहौल दिखाई और सुनाई पड़ रहा है रवि, जाहिर तौर पर उत्साह दिखता है। और किस किस कोने से आप क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी उत्साह है और इस वक्त जो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी है, अंदर मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और अंदर वो बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद भी है, क्योंकि काफ़ी उत्साह लोगों में है, काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर है। और यहाँ पर अभी अंदर वो गए हैं और इसके बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ से बाहर आएंगे। यहाँ पर तमाम लोगों के साथ उनका संवाद भी होगा। जो स्कूल के बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बड़ी सौगात है आज उत्तराखंड के लिए कि यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस का आज शुभारंभ होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली खुद इसका आज यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री कल शाम को ही यहाँ पहुँच गए थे और इस वक्त वो रेलवे स्टेशन देहरादून पर है। यहाँ से आज जब ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो उसके बाद जो आगे के स्टेशन है, डोईवाला, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ पर भी तमाम जगह पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका जो है स्वागत होना है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस वजह से, क्योंकि इस तरीके की आज यहाँ पर जो सौगात है वो यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को मिली है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जिस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे जुड़ेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर वर्चुअली वो करेंगे, यहाँ पर जो है हरी झंडी देंगे। देखिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अंदर वो वंदे भारत एक्सप्रेस में गए थे, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है आगे की खुशहाली के लिए और अब वहाँ से जो है वो बाहर निकले हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे उनका वो अभिवादन भी ले रहे हैं और यहाँ पर जो है अब वो वंदे भारत एक्सप्रेस से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जिस कार्यक्रम में वो यहाँ पर तमाम लोगों के साथ जो है बातचीत भी करेंगे। देखिए केंद्रीय रेल मंत्री यहाँ पर जो है अब बाहर आ गए हैं और यहाँ पर देहरादून से दिल्ली की यात्रा। तो देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जिन्होंने अंदर पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में गए और वहां पर उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस में जाकर अंदर का मुआयना भी किया, वहां पर उन्होंने पूजा की और उसके बाद अब जो बाहर का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उस बाहर के कार्यक्रम में अब यहाँ पर वो आ गए हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं, वो मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है यहाँ के लोगों के लिए खास तौर पर हम उनसे बात कर लेंगे कि कितना आज उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है और किस तरीके से मुख्यमंत्री से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों के लिए। मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड क्लास की ट्रेन है और अपने आप में ये बहुत उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड वासियों को इस ट्रेन के चालू होने से बहुत बड़ी आसानी होने वाली है और देश विदेश के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी बहुत लाभ होने वाला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। पैसे भी कम है और सुविधाएं ज़्यादा भी है। निश्चित रूप से इसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ हैं और अपने आप में ये ट्रेन बहुत ही शानदार है और सारी सुविधाओं से युक्त है। देखिए मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर ये बात कही है कि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है वंदे भारत एक्सप्रेस और वो अंदर यहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर देखा तमाम चीज़ों को और उसके बाद अब जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है वो कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब जो सामने है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और जो यहाँ के जो और विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मंच पर आप देखेंगे तो 2 विधायक और 1 मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है देहरादून का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए बड़ी खबर है, उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आज तक जितनी भी जो ट्रेनें यहाँ से जाती थी उनमें इतना आरामदायक सफर नहीं था। वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड को आज प्रधानमंत्री की ये बड़ी सौगात है। ये वही ट्रेन है जो देश में बनकर तैयार हुई, 18 महीने में बनकर तैयार हो गई थी, इसलिए इसे
ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और ये बड़ी बात है कि उत्तराखंड यानी कि पहाड़ के लोगों के लिए यहाँ से ये सौगात मिलने जा रही है और इस सौगात के माध्यम से जो है तमाम लोग अब यहाँ से एक आरामदायक सफर तय कर सकेंगे। बिल्कुल देखिए, सिर्फ पहाड़ के लोगों के लिए नहीं, पहाड़ पर आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, पर्यटन के लिए जाना जाता है उत्तराखंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।